अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पाथ। मैं हूं शादाब आलम और आज हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। आप आदिल अफरोज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी इनको अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाया था, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हमने एक और मेहमान को यहाँ पे बुलाया है, अली, जो कि इस टाइम लॉ परस्यू कर रहे हैं। तो इनके साथ हम आज डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन अली सर से पूछेंगे। सर, क्या है ये डोमेस्टिक वायलेंस? व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? सबसे पहले मैं शादाब सर आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। बात में बहुत अच्छा लगा कि आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, जो हमारे जो प्रेजेंट सोसाइटी में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस विषय के ऊपर हमें बात करना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस, सर, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली इसको डोमेस्टिक अब्यूज़ भी कहते हैं या फैमिली अब्यूज़। मीन्स डोमेस्टिक मतलब अब हम अपने घर के रिलेटेड होते हैं। जी जी। हाँ, तो ये इसके डोमेस्टिक मतलब घर को कैसे चलाना होता है, जैसे कि हम डोमेस्टिक हो गए। इसके बाद आता है वायलेंस या अब्यूज़। उसमें क्या करते हैं, अब्यूज़ मतलब हो गया उसमें हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं या कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या फिजिकल फोर्स हो सकते हैं या वर्बल हो सकता है या इमोशनल हो सकता है, किसी भी फोर्स हो सकते हैं। एंड दिस इज ओनली अगेंस्ट वुमेन और इट कुड बी आल्सो फॉर मैन? हाँ जी जी, ये इम्पोर्टेंट है। हम पहले एक सोच थे हमारे सोसाइटी के अंदर, हम डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते थे तो हमारे ख्याल में सिर्फ एक ही चीज़ आता था, हाँ यार ये औरतों के साथ हो सकते हैं। ज़्यादातर जब किसी भी शादी मैरिज में होते तो हमें बात यही आती है कि हाँ यार औरतों की रिलेटेड ही होता है। मगर सर इसमें क्या एक चीज़ ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस में कोई जेंडर नहीं हो सकते। इसमें ना फीमेल, ये फीमेल्स पे भी लागू हो सकता है, ये मेल्स पे भी लागू हो सकते हैं। ओल्ड एज, जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ओल्ड एज पे, जो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन पे भी ये लागू होता है और इसी तरह बच्चों पे भी अफेक्ट करते हैं। और इनकेस इसके अंदर कोई रिलीजन भी नहीं होता है, ना कोई कलर होता है, कुछ भी नहीं होता है। और ये डोमेस्टिक वायलेंस विद इन, इसका कोई बाउंड्री नहीं है, किसी शख्स भी हो सकता है, ना इसमें एज की गुंजाइश भी नहीं, छोटा है बड़ा है या उम्र में बड़ा है छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं सर। ये है कि हर कोई इंसान इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अंदर कोई कलर का नहीं, काला स्पेसिफिक रिलीजन नहीं रहता है इसका। इसके अंदर रिलीजन भी नहीं रहता है, ना इसके अंदर कलर रहता है कि सफ़ेद या काला हो या लंबा छोटा, ऐसा भी नहीं रहता, या कोई एज भी नहीं और जेंडर भी नहीं रहता सर। यही होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। इसके अंदर वायलेंस हो जाता है, वायलेंस सिर्फ ये नहीं कि ज़्यादातर, हाँ इसके अंदर क्या हो जाता है, फिजिकल फोर्स हो जाता है। मैक्सिमम में हम यही पा जाता है फिजिकल फोर्स होते हैं, जब जो होते हैं पार्टनर्स के, जो एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना जो गुस्सा है या अपना जो इश्यूज है वो दूसरे पार्टनर के ऊपर निकालते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कपल्स के हाँ बीच में कपल्स रहता में है। होता है, फैमिली, हाँ, या हर किसी के साथ हो सकता है। मगर हाँ एक चीज़ ये है कि मैक्सिमम ये कपल्स के ऊपर लागू होता है, कपल्स में होता है या कोई रिलेशन में होता है। ए पर्सन दूसरे बी पर्सन के ऊपर अपना जो डोमिनेंस दिखाता है, तो दूसरे को हम क्या बनाते हैं, सब उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अपने जितने भी इश्यूज होते हैं, एंग्री जितना भी होता है वो निकाल के एक दूसरे बी पर्सन पे हम लागू करते हैं, तो इसी को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। थैंक यू अली सर। अब मैं आदिल अफरोज़ से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन को, व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, को थोड़ा इलॉबरेट कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो शादाब साहब, आपने फिर से हमें दावत दी चैनल पर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, डोमेस्टिक वायलेंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है अगर एक वुमन के साथ घर में किसी भी तरीके का कोई भी तशद्दुद होता है, घरेलू तशद्दुद होता है, जैसे कि अगर आप देख लें सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है या उनके ऊपर फिज़िकली असॉल्ट हो रहा है या उनके ऊपर फाइनेंशियल क्रंच किया जा रहा है, फाइनेंशियली उनको, जी जी। इकोनॉमिक काजेज़ जैसे हम, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे हम बोलते हैं, या उनके साथ साथ मॉरली अब्यूज़ उनको किया जाता है, बैड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ये सब चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं।
ये सब चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, ये अप्लाई होता है ऑन मैरिड कपल्स, उन कपल्स पे जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या ऐसी तरीक़ेकार के रिलेशनशिप में रहते हैं जो कि हाउस होल्ड शेयर करें। और ये होता है अप्लाई ऑन ग्रैंड पेरेंट्स, दैट्स ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये एक्ट जो मैंने आपको बोला। तो डोमेस्टिक वायलेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है अगर एक वुमेन के साथ उसका पार्टनर फिजिकली असॉल्ट करे, फिजिकली असॉल्ट मतलब मारपीट करे, किकिंग करे, या ऐसा कोई एक्ट करे कि जो हमें उसकी बॉडी को देख के ही बाहर से पता चले कि शी हैज़ बीन द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसके साथ घरेलू तशद्दुद हुआ है। ये तो एक चीज़ है, ये एक पहलू है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो हमें समझ आएगा कि ये विक्टिम जो है डोमेस्टिक वायलेंस का हो चुका है, ये शिकार है डोमेस्टिक वायलेंस। क्या सिर्फ फिजिकल वायलेंस होता है? बिल्कुल भी हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ फिजिकल वायलेंस इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस का है, जैसे कि आपने बखूबी अच्छा सवाल किया, दूसरा एस्पेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का जो है उससे हम वर्बली अब्यूज़ बोलते हैं। वर्बल और आप कह सकते हो कि इमोशनल अब्यूज़, इमोशनली आप अपने पार्टनर को अब्यूज़ करते हैं बाय कॉलिंग निकनेम्स। आप निकनेम से उनको बुलाते हो, आप अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हो अगेंस्ट देम, आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो विच इज डिग्रेडिंग देयर डिग्निटी, आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो विच आर टोटली आउट ऑफ द मॉरल आप कॉन्टेक्स्ट, मॉरल विच आर टोटली आउट ऑफ द मॉरल कॉन्टेक्स्ट, आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो उनके ताई। तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। ऑल्दो आप हाथ नहीं उठा रहे हो, लेकिन आप गालियाँ निकाल रहे हो अपने पार्टनर को, आप गालियाँ गलौज कर रहे हो, आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जिससे उनकी डिग्निटी को हार्म पहुंचता है, आप उनको इंसल्ट कर रहे हो बार बार पे, आप उनको डिफरेंट नेम से पुकारते हो। तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। आए दो एस्पेक्ट्स। तीसरा एस्पेक्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस का है, जो विद इन डेफिनेशन ही आता है, वो है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट का मतलब मैं अपने यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दूँ। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में क्या होता है, चलो अगर हमने अब देखा मारपीट भी नहीं है, कोई एब्यूज़ भी नहीं है, क्या तब भी डोमेस्टिक वायलेंस है? बिल्कुल। अगर आप एक अपनी पार्टनर को, यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम वाइफ की बात करें, अगर आप अपनी वाइफ को एम्प्लॉयमेंट से रोक रहे हो, या जो सैलरी उसकी है उसको यूटिलाइज करने से रोक रहे हो, या खुद की सैलरी से आप उसको मेंटेनेंस का खर्चा नहीं दे रहे हो, या जो आपका घर है उसको उसका कोई शेयर आप यूज़ नहीं उनको करने दे रहे हो, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के टाइम आता है। तो इट इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल असॉल्ट, it could be a mental assault, it could be an economical assault, and moreover it could be sexual assault also. Sexual assault also, अगर आप अपने पार्टनर को forced sexual intercourse के लिए आप उकसा रहे हो, या आप उनको फोर्सफुली पोर्नोग्राफी या ऐसा कोई कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो विदाउट देयर कंसेंट, या आप फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, दिस विल ऑल्सो अमाउंट टू डोमेस्टिक वायलेंस। सो डोमेस्टिक वायलेंस, अब हमारे दर्शकों को यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ये कोई फिजिकल असॉल्ट ही नहीं है। अगर आप कहीं पे देख रहे हो किसी औरत के साथ फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, तब भी डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर आप औरत के अपनी बीवी के साथ या अपने लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं, या आपके बुजुर्ग जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है उनके साथ अब्यूजिव वर्ड्स लैंग्वेज में बात की जा रही है, या आपको मतलब आपकी सैलरी से रोका जा रहा है, आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, या अगर आपको फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए उकसाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है डोमेस्टिक वायलेंस के तय आती है, और ये सारी चीज़ें मिला के डोमेस्टिक वायलेंस बनता है। तो कुल मिला के बात ये है कि इसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमारे दर्शकों को बता दिया कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज डू दैट। तो चलिए आदिल साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं रिलेटिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस। सर, व्हाट आर इट्स कॉजेज़? देखिए, मैं आपको और अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस का जहाँ तक कॉजेज़ का ताल्लुक है,
ये यूनिफॉर्म काजेज इसके नहीं है, स्टेट टू स्टेट, टाइम टू टाइम, कॉन्सिक्वेंसेज टू कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। जो मेजर कॉजेज डोमेस्टिक वायलेंस के मैं आपको और अपने दर्शकों को बता दूं। सबसे पहले डिमांड ऑफ डावरी में, डावरी उसका मेजर फैक्टर डिमांड ऑफ डावरी है। डिमांड ऑफ डावरी से ही रूट ऑरिजिन होता है डोमेस्टिक वायलेंस का। यही एक फैक्टर ऐसा है जो घर में माहौल पीस, जो घर का पीस एंड हार्मनी है उसको बिगाड़ता है। डिमांड ऑफ डावरी जब जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से डोमेस्टिक वायलेंस अपना जन्म लेता है। दिस इज द फर्स्ट प्रोमिनेंट कॉज ऑफ जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो डिमांड ऑफ डावरी है। सेकंड जो हमारा कॉज इसके लिए जो माना जाता है वो है इफ अ वुमन isn't able to procreate a child because due to some medical problem। जी जी। मेडिकल प्रॉब्लम हमारी किसी माँ बहन को है और बिकॉज ऑफ दैट शादी के बाद वो प्रोक्रिएट चाइल्ड बर्थ नहीं दे सकती है बिकॉज ऑफ हर इलनेस, बिकॉज ऑफ हर एलमेंट। तो उसमें उसके जो इन लॉज होते हैं, उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्दो दैट टॉर्चर इजंट फिजिकल टॉर्चर, लेकिन मेंटली, जैसे मैंने आपको पहले बोला, मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको टॉन्ट्स मारना स्टार्ट कर देते हैं, ताने देना स्टार्ट कर देते हैं। ये दूसरा फैक्टर बनता है डोमेस्टिक वायलेंस का। तीसरा जो है, हमारी सोसाइटी, आपको पता होगा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो ये एज ओल्ड टाइम से चलता आ रहा है। तो यही एक रीज़न है जब हमारे घर में कोई बेटी जन्म देती है तो कर्स किया जाता है उस औरत को जो बेटी को जन्म देती है। जी जी। तो तीसरा काज माना जाता है कि इफ ए वुमन इज प्रोक्रिएटिंग ए फीमेल चाइल्ड नॉट ए मेल चाइल्ड, तो ये तीसरा चीज़ होता है उसको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनने के लिए जो मजबूर करता है। क्योंकि जैसे ही लड़की घर में आती है टॉन्ट फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हमारे पास केसेस आते हैं कि फूड फॉर डेज नहीं दिया जाता है विक्टिम्स को, सर्वाइवर जिन्हें हम बोलते हैं, सर्वाइवर को फूड फॉर डेज नहीं दिया जाता है बिकॉज दे गिव बर्थ टू ए फीमेल चाइल्ड नॉट ए मेल चाइल्ड। उनको प्रेशराइज किया जाता है कि यू हैव टू give birth to a male child, there is no any other option open for you। तो because of that certain cases में suicides भी होते हैं। तो ये एक prominent factor बनता है डोमेस्टिक वायलेंस का। उसके अलावा जो है सोशोलॉजिकल फैक्टर्स है। सोशोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि किसी घर में इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस चल रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, हस्बैंड का या इन लॉज का मूड टेम्पर्ड होता है, मूड के अप डाउन्स उनमें आ जाते हैं। डिपेंड्स ऑन मूड ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो। आपका मूड इन डाउन है, इफ आपके इन लॉज या आपके हस्बैंड डिप्रेशन में है, बाइपोलर डिप्रेशन में है, MED सीवियर डिप्रेशन में है, या और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है, अगर उनका मेंटल तवाजुन जो उनका है वो बरकरार नहीं है, तो उससे भी जो आपका वर्बल एब्यूजेस है वो स्टार्ट हो जाता है। दैट अल्टीमेटली टेक्स द शेप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस पनपता है। इसके अलावा भी एक प्रोमिनेंट रीज़न जो डोमेस्टिक वायलेंस का है वो ये है कि जब हमारी सोसाइटी में जो हमारा घर रहता है, घर में आपको पता है, मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में दो चीज़ें मोस्ट फैक्टर करती है। एक एग्जिस्टेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या तो लिविंग रिलेशनशिप स्पाउस में आ जाता है। जब इनमें डिफरेंस ऑफ स्टेटस आ जाता है, हस्बैंड हाई पोस्ट पे है, वुमन उसकी वाइफ लोअर पोस्ट पे है, वुमन लोअर पोस्ट पे है, वाइफ लोअर पोस्ट पे है, हस्बैंड हाई पोस्ट पे है, या गर्लफ्रेंड हाई पोस्ट पे है, जो बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है वो लोअर पोस्ट में है, तो आगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आ गई, ब्रेकेज ऑफ ट्रस्ट आ गया, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ गया इसमें। तो ये सारी चीज़ें पनप के जन्म लेती है डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल में। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, उसको वहीं पे कोई लड़की पसंद आ गई, एंड देन व्हाट ही ट्राइज टू डू, ही जस्ट स्टॉप्स टू ऑल द कॉन्जुगल रिलेशंस विद हर वाइफ। ड्यू टू दैट उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है, डिवोर्सेस की धमकियां मिलती हैं, तो अल्टीमेटली टेक्स अ शेप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारे फैक्टर्स जो है डोमेस्टिक वायलेंस के उसके लिए जिम्मेदार है। शुक्रिया आदिल सर। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ विच इज़ रिलेटिंग टू इंडिया। इंडिया में जो हमारा सेंसस हुआ था, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 में 18% केसेस आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जो कि 2018 में रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं।
एंड सेम इज़ इन 2021। अगर 2021 में रिपोर्ट्स के मुताबिक हम देखें तो वहाँ पे 35 के केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड रजिस्टर हुए हैं, और जो कि 2022 में 10% ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सर इनके क्या कॉजेज हो सकते हैं? देखिए, मैं स्ट्रांगली अपना एक ओपिनियन में एक फैक्ट पे बिलीव करता हूँ, वो है चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम अपने आप को सुधारेंगे तो धीरे धीरे एक मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा तो धीरे धीरे एक गाँव सुधरेगा, गाँव सुधरेगा तो धीरे धीरे एक कस्बा सुधरेगा, कस्बा सुधरेगा तो धीरे धीरे एक स्टेट सुधरेगा, और अल्टीमेटली हमारी कंट्री मुक्त होगी इस सोशल एविल से। जैसे मैंने आपको बोला डॉवरी है, जो मैंने आपको रीजंस बोले, बिल्कुल यही रीजंस रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा डेटा जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है डे बाई डे, और हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा, हमारे ऐसे भी केसेस हैं जो बिल्कुल किसी न किसी सामाजिक उतार चढ़ाव की वजह से या सामाजिक परेशानी की वजह से जो सामने ही नहीं आते, उनका केस रजिस्टर ही नहीं होता है। तो और एक चीज़ इसमें ये भी है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हमें अपने आप में सुधार लाना है, हमें अपनी सोच में सुधार लाना है। चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। Unless and until we will not start this thing, that this menace, this social evil will go on rising day by day, and we will be like silent puppets seeing all this happen. So इसमें हमें बहुत हमारा ही काम है इसको सुधारने का। कोई no one will come and no one will do it fast. थैंक यू सो मच आदिल सर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन हम अली सर से पूछना चाहते हैं। सर जैसे कि आदिल सर ने अभी कॉजेज़ बोले कि डोमेस्टिक वायलेंस से क्या कॉजेज़, इसके क्या कॉजेज़ हैं, तो सर व्हाट आर इट्स इफ़ेक्ट्स, क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं इससे? जी सर, जैसे कि आदिल साहब ने बताया कॉजेज़ है, इसी तरह इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट्स भी है। जी जी। जब डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, जैसे डॉवरी रिलेटेड है या कोई चाइल्ड रिलेटेड, बर्थ के रिलेटेड होते हैं, तो बहुत सारे घर के अंदर एक परेशानी या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमें क्या देखना चाहिए, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। उनमें से सबसे पहले सुसाइड के केस। सुसाइड का जो रेट होता है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक अभी प्रेजेंट जितने भी घर में कोई इशू हो जाते हैं, वो एक सिर्फ घर में समेत नहीं रहता है, हर जगह सोसाइटी में पता लग जाते हैं, क्योंकि अब मॉडर्न हो गए, यहाँ पे कुछ हो गया तो पूरी दुनिया को पता चल जाते हैं। तो इस प्रेशर से ज़्यादातर जो महिलाएं होते हैं, औरतें होते हैं, वो उसको बेयर नहीं कर पाते हैं, तो शेयर भी नहीं करते अपने करीबों से या पेरेंट्स से, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके ऊपर भी एक बर्डन बन जाएगी। तो वो अपने बर्डन को छुपाने के लिए वो एक ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहते, वो ज़्यादातर सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं। सबसे पहला सुसाइड होता है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इशू हो जाते हैं, और कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, जो बाकी लोगों के ऊपर है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, कार्डिक केसेस, एंजाइटी या मोर्टेलिटी इश्यूज हो जाते हैं। जी जी। तो ये ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो डोमेस्टिक केसेस रिलेटेड होते हैं। थैंक यू सो मच अली सर। हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम आदिल सर से पूछेंगे। सर व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? देखिए, जहाँ तक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपके सामने या आपके साथ, आपके घर में या आपके पड़ोस में कहीं पे भी आप देख रहे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस का ये जो क्राइम है ये कमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले जो है इंडिया में 3 लॉज हैं। देयर आर 3 लॉज इन इंडिया दैट आर कवरिंग और दैट आर गवर्निंग डोमेस्टिक वायलेंस। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जी जी। वो एक्ट इंश्योर करता है कि एक वुमन को डोमेस्टिक वायलेंस से हम बचाएं। दूसरी चीज़ कि उसको उसके घर से ना निकाला जाए। तीसरी चीज़ उसको मेंटेनेंस मिले अगर वो सेपरेट रहती है तो। ये पहला जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये पहला एक्ट है जो प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स को। दूसरा जो हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ डॉवरी एक्ट, दूसरा लॉ जो हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ डॉवरी एक्ट। अगर कोई भी घर में, किसी भी घर में आपके आसपास, हमारे घर में
कहीं पे भी आप देख रहे हो डिमांड ऑफ डावरी है, तो वो क्योंकि मैंने आपको बोला अल्टीमेटली एक काज बनता है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसमें एक 6 महीने की सज़ा है दैट विल बी बुक्ड एज पर द डावरी प्रिवेंशन और डावरी एक्ट इज कंसर्न। तीसरा लॉ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है सेक्शन 498 सब क्लॉज ए IPC इंडियन पेनल कोड का है। उसमें जो आपको इम्प्रिजमेंट दैट्स 5 years up to 5 years plus there will be a fine also imposed on you। तो सेक्शन 498 क्लॉज सब क्लॉज ए जो क्या बताता है, अगर किसी भी घर में चाहे हस्बैंड या उसके इन लॉज किसी भी वाइफ को किसी भी तरीके का चाहे फिजिकल, वर्बल, सोशल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं तो उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसमें जो सज़ा है वो 5 साल की सज़ा है। तो अल्टीमेटली ये जो फास्ट ट्रैक, अगर हमारे पास कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो वी आर यूजिंग 498 क्लॉज ए सेक्शन against the commuter, against the abuser, to save or to provide the justice to the survivor। ये पहला हमारा है। इसको तो ये 3 लॉज जो मैंने आपको बोले, अपने दर्शकों को बोले, ये 3 लॉज जो है ये हमारे पास अवेलेबल है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द इंडियन पेनल इज कंसर्न। एंड जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस है पूरा इन्हीं के अकॉर्डिंग गवर्न होता है और ये पूरा ट्राई करते हैं कि इस चीज़ को, इस मैनेज को सोसाइटी से पूरी तरीके से एरोड किया जाए। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो 3 लॉज आपने बोले अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, सर ये तीनों लड़कियों के लिए लागू होते हैं? देखिए मतलब लड़कियों के क्या सर, जैसे कि अली सर ने पहले बोला कि मेल सेक्स के लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, सर क्या उनके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया है? देखिए अभी तक हमारे पास फॉर्मली कोई सेक्शन अवेलेबल नहीं है, बट इट डजंट मीन कि अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो अपना जो फाइल कंप्लेन है वो दर्ज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा एपेक्स कोर्ट है उनके देयर आर एन नंबर ऑफ जजमेंट्स which are working as a precedents and according to those precedents उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने रिसेंटली भी रांची में केस देखा होगा जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने जो वाइफ थी, वाइफ वाज हेल्ड लाइबल एंड शी वाज सेंटेंस्ड फॉर टू इम्प्रिजमेंट। तो इट इज़ जस्ट, मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि जनरली क्योंकि वुमन के अगेंस्ट होता है तो ये 3 लॉज जो लेजिस्लेटिव लॉज जो लेजिस्लेचर ने बनाए थे ये 3 वुमेन्स के लिए था। लेकिन इनके अलावा सोर्सेज ऑफ लॉ में एक सोर्स जो है वो उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो कि एपेक्स कोर्ट देता है। तो एपेक्स कोर्ट ने एन नंबर ऑफ जजमेंट्स में ये मेंशन किया हुआ है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो कंप्लेन है वो मेल भी फाइल कर सकता है। तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ लॉ एंड देयर इज प्रोविजन इन द पेनल लॉज कि वो मेल भी अपना जो कंप्लेंट है वो आगे रख सकता है विद 2 एविडेंसेस। थैंक यू सो मच आदिल सर। तो अब हम अपना आखिरी सवाल जो है वो अली सर से पूछेंगे। सर व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस। सर जो प्रिवेंट करने के लिए सबसे अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले अवेयरनेस होता है, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि छुपाने की, बिल्कुल बात नहीं है। इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़ाती अगर हो रहा है, सबसे पहले आपने छुपाना नहीं है, तो आपको खुल के आगे बताना चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, सोसाइटी में लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसे पुलिस का मेन रोल रहता है इसमें। जी जी। अक्सर भी क्या होता है, कोई सोसाइटी के कोई नेबर्स जैसे कि, और उन्होंने देख लिया है कि एक किसी घर में किसी महिला के साथ, किसी औरत के साथ कोई जुल्म हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस या फिजिकल असॉल्ट हो रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो जाके कंप्लेन करते हैं। तो पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पुलिस के कुछ केस में वो एक्शन ले लेते हैं, कुछ में वो नेगलेक्ट भी कर लेते हैं। पुलिस सोचते हैं हाँ क्यों हम इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो अगर पुलिस एट द टाइम उस केस को अगर हाँ सीरियसली ले जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस से हम बच सकते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि किसी औरत के साथ अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसके पास ऐसे बंदे या उनके फैमिली मेम्बर सपोर्टिव होना चाहिए, उसके साथ एक्शन ले, उसके उस मुसीबत में उनके साथ दे।
क्योंकि जब एक लड़की जब शादी करके दूसरे फैमिली में जाते हैं तो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, दोनों फैमिली साइड का प्रेशर्स होते हैं, तो उसमें वो सपोर्ट चाहिए, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि अवेलेबल इन द सेंस कि हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर उनको उनके पास अवेलेबल रखना चाहिए, कोई भी मदद जब भी चाहे उनको वो हमें देना चाहिए। और इसी तरह हम रेगुलर चेक भी देखनी चाहिए, चेकिंग करना चाहिए, हाँ इस घर में कुछ चेंजेस तो नहीं आए। जैसे कि बहू जब घर में जाती है तो पहले हम बहुत खुश होते हैं, तो जो जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो सिम्टम्स है वो कभी महीनों के बाद, शादी जब हो जाते हैं इसके बाद देखा जाता है, जी जी। और देखने को मिलते हैं हमें। तो फिर उसमें हम ये कभी साल, 1 साल 2 साल, या जैसे उन्होंने बताया कौन से केसेस या केसेस किस किस से डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, जब ऐसे चीज़ें घर में होने लगता है तो वहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट होता है। तो हम रेगुलर चेक रखना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए कि हाँ इस घर में पहले ऐसे तो माहौल नहीं था, अब ऐसा माहौल हो गया है। तो इसको मद्देनज़र रखते हम एक प्रिवेंट कर सकते हैं। या जैसे कि हमारे जो सोसाइटी में होते हैं जो सोशल एक्टिविटीज़, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हर जगह जगह पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखते कि किस घर में किसी औरत या महिला के साथ कोई इशू हो रहा है, वो भी आगे फ्रेंड में लाते हैं। अभी इस ज़माना तो बहुत आसान हो गए, अगर हम किसी, अभी पुलिस नंबर भी है हमारे पास, ये हर जगह एक सेम नंबर होगा, पुलिस को हम 100 जैसे हम डायल करते हैं तो वहाँ पे भी हम अपना कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जो वुमेन सोसाइटीज़ होते हैं और बहुत सारे जो NGOs होते हैं वो आके काम करते हैं इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। जी जी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनमें से मैंने आपको बताया कुछ, ये इम्पोर्टेंट रोल बनता है कि डोमेस्टिक वायलेंस को बचाने के लिए कम। और यहाँ पे मैं अली साहब की बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अपने व्यूअर्स से भी हाथ जोड़ के जो मेरी गुजारिश है कि जब तक हम अपनी बीवी को बीवी ना समझें, जब तक एक बहू को बेटी ना समझा जाए, जी तब तक ये सोशल एवल जो है ऐसे पनपता रहेगा। क्योंकि इस एवल ने बहुत सारे चम को उजाड़ा है, अभी तक बहुत सारे बच्चों को यतीम किया है, बहुत सारी बहनों को बेवा किया है, इवन इन यू नो ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ देयर हस्बैंड बहुत सारा रून किया है, कई गढ़ उजड़ गए हैं इससे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका एक ही जो मेरे हिसाब से जो सोल्यूशन है, हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपनी मानसिकता चेंज करनी है, हमें अपने आसपास लोगों में जाके उनकी मानसिकता चेंज करनी है, अवेयरनेस देना है। रिमोट एरियाज में अगर आप में से कोई रहता है, हम में से कोई रहता है, तो वहाँ पे अवेयरनेस फैलानी है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ये काम कर रहा है, जितना हमसे हो सकेगा हमें भी आगे आके करना है, ताकि इस सोशल मैनेज को हम फैलने से, इस वबा को फैलने से हम रोकें। बिकॉज कई घर उजड़े, कई चमन बर्बाद हुए, कई बच्चे यतीम हुए इस इशू की वजह से, इस सोशल मैनेज की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इनकी बात पे अमल करें। आदिल साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बोले, जिसमें आपने कहा कि 3 एक्ट्स रखे गए हैं गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, तो सर कुछ रिमोट एरिया में कुछ औरतें ऐसी भी है जो कि बाद में लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस रखे हैं इनके लिए भी? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल प्रोविजंस हैं जो आपको राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, राइट टू फ्री लीगल एड, आपके पास सब सिटीजन्स के पास ये 2 राइट्स हैं। फ्री लीगल एड का राइट है, सिर्फ रिमोट एरियाज़ में ही नहीं, बल्कि अगर आप मेन सिटी में भी रहते हैं, अगर आप मेन टाउन में रहते हैं एंड यू आर नॉट एबल बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिक कंडीशन टू हायर एडवोकेट, जस्ट जो है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, आपको जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो आपको फ्री जो एडवोकेट हैं उसको प्रोवाइड करेंगे। एंड उसको हम मतलब एमिकस क्यूरिया बोलते हैं। वो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में नहीं, चाहे मर्डर का केस हो, क्रिमिनल कोई भी केस हो या सिविल सूट हो, हर एक केस में एमिकस क्यूरिया को अपॉइंट किया जाता है उन लोगों के लिए, DLSA के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा, जो हायर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्रंचेस लॉयर्स को। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जस्ट आप
अपना कंप्लेंट जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जाइए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी स्पेशल वुमेन सेल्स रहते हैं इसके लिए। तो आप वुमेन सेल में जाइए, आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। जब कोर्ट में मामला आएगा तो डेफिनेटली आपको एक फ्री एडवोकेट, क्योंकि आपका राइट है, हर एक इंडिया में भारतीय सिटीजन का एक राइट है, राइट टू फ्री लीगल एड एंड राइट टू एक्सेस टू द जस्टिस। ये 2 राइट्स हमारे पास हैं। एंड एमिकस क्यूरिया कोर्ट अपॉइंट करेगा एंड ही विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू एमिकस क्यूरिया, a special lawyer or a special advocate appointed by the court. बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका भी हमारे इस चैनल पे आने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है या आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड चाहते हो कि हम एक वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।